4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत के साथ ही इसको लेकर चल रही सियासत की स्पीड बढ़ गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर छठ के लिए मुकम्मल इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए, तो आम आदमी पार्टी भड़क गई और कहा कि उपराज्यपाल को छपास की बीमारी है। इससे पहले यमुना में गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में खूब तकरार हुई। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बीजेपी सांसद परवेश वर्मा यमुना की सफाई में जुटे अधिकारियों के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। चुनावी रेवड़ी को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग के सवालों का जवाब दे दिया। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने कहा है कि मुफ्त में दिए जा रहे मकान और राशन फ्री में दी जा रही बिजली से एकदम अलग है। बीजेपी ने मुफ्त में दिए जा रहे मकान और राशन को समाज को सशक्त करने के लिए लोक कल्याणकारी योजना बताया, तो फ्री में बिजली को चुनावी सौगात बताया है। बीजेपी के जवाब पर कांग्रेस ने कहा कि रेवड़ी पर बहस गलत दिशा में जा रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से चुनावी वादों पर उनके सुझाव मांगे थे। राजस्थान के कुछ जिलों में बच्चियों की नीलामी की खबर पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आरोप लगाए कि हर रोज राज्य से 14 लड़कियां गायब हो रही हैं। उन्हें स्टैम्प पेपर पर नीलाम किया जा रहा है। इस बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर दोषियों पर तुरंत एक्शन की मांग की है। मानवाधिकार आयोग ने भी अशोक गहलोत सरकार को नोटिस भेजकर पूछा है कि इस मामले में क्या एक्शन लिया गया है। पीएम मोदी ने गुजरात को एक और सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने हजीरा में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से आर्सेलरमित्तल निप्पन स्टील इंडिया के विस्तार परियोजना का शिलान्यास किया। वो कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस स्टील प्लांट के विस्तार से न केवल इन्वेस्टमेंट आएगा बल्कि भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों में भारत की स्टील इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी हो गई है। यूपी में डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। अब तक 18,000 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 12,344 मरीजों ने डेंगू के टेस्ट कराए, जिसमें 5600 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव हैं। सबसे ज्यादा मरीज प्रयागराज में हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपात बैठक बुलाई और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हालात काबू में हैं और अस्पतालों में पूरे इंतजाम किए गए हैं। बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गए गुरमीत सिंह राम रहीम का हिमाचल प्रदेश के चुनाव में असर दिख रहा है। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर राम रहीम का आशीर्वाद लेने ऑनलाइन सत्संग में शामिल हो गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर डेरा मुखी के आमने सामने हुए बिक्रम ठाकुर ने कहा, मैं जसवा परागपुर से विधायक हूँ, परिवहन मंत्री भी हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। उन्होंने राम रहीम से कहा कि आप पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से पुण्य के कार्य कर रहे हैं उससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। राम रहीम सुनारिया की जेल में सजा काट रहा है और फिलहाल पैरोल पर जेल से बाहर है। बलिया के फेफना से समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे की दबंगई का मामला सामने आया है। संग्राम सिंह यादव के बेटे ने अपनी लग्जरी गाड़ी को रेलवे स्टेशन के सामने पुलिस पिकेट में खड़ा कर दिया। जब सदर कोतवाल ने गाड़ी को हटाने के लिए कहा तो विधायक का बेटा भड़क गया। जमकर धक्का मुक्की और तू मैं हो गई। बात बढ़ी तो विधायक संग्राम सिंह यादव अपने बेटे के समर्थन में पहुंच गए। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी के विधायक मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से करने की बात कहते हुए वहां से लौट गए। छठ की शुरुआत होते ही सब्जियों और फलों के भाव बढ़ गए हैं। दिल्ली की मंडियों में सब्जियों और फलों की कीमतों में 25 से 30% की बढ़ोतरी हुई। इस बीच कृषि मंत्रालय ने अनुमान जताया है कि इस साल टमाटर का उत्पादन 4% और आलू का प्रोडक्शन 5% घटेगा। अगर ऐसा होता है तो आलू और टमाटर की कीमतों में और बढ़ोतरी होगी। वहीं कृषि मंत्रालय ने प्याज का उत्पादन बढ़ने का अनुमान जताया है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको ट्विटर की उस नीली चिड़िया के बारे में बताएंगे जिसे इलॉन मस्क ने 3,62,000 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया है और उनका कहना है कि इस चिड़िया को उन्होंने आजाद करने के लिए ही खरीदा है। आज इस खबर का संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि इस डील का आपकी अभिव्यक्ति की आजादी पर क्या असर पड़ेगा।
इसे आप सिर्फ एक बिजनेस डील मत समझिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग खुद ट्विटर का इस्तेमाल करते होंगे, या फिर ट्विटर पर जो कुछ लिखा जा रहा है, जो कुछ प्रसारित हो रहा है, वो किसी ना किसी रूप में आप तक भी जरूर पहुंचता है, इस देश के लोगों तक पहुंचता है, दुनिया के लोगों तक पहुंचता है, और फिर आप उन्हें पढ़ने के बाद अपने फैसले लेते हैं, अपनी विचारधारा बनाते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है आज की यह खबर। लेकिन सबसे पहले आपको इस पूरी डील के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी डील थी जिसमें एलॉन मस्क नाना करते हुए भी ट्विटर से इकरार कर बैठे। इसकी शुरुआत अप्रैल के महीने में हुई थी इस साल, जब एलॉन मस्क ने पहली बार ऐलान किया कि वो ट्विटर को खरीदना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने कंपनी के बाकी शेयर होल्डर्स को एक ऑफर दिया। और यह ऑफर बड़ा सरल था। एलॉन मस्क चाहते थे कि ट्विटर में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी तमाम हिस्सेदारी उन्हें बेच दें और वो ट्विटर के इकलौते मालिक बन जाएं। यानी उन्हें एक छत्र राज चाहिए था। वो चाहते थे कि पूरी की पूरी कंपनी के सारे शेयर्स उनके पास होने चाहिए। और 23 अक्टूबर तक ट्विटर में 5 बड़े शेयर होल्डर्स थे, और उनमें भी कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी अकेले एलॉन मस्क के पास थी, जबकि अमेरिका की एक मशहूर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी वैनगार्ड ग्रुप के पास उस समय 10.3%, अमेरिका की एक और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनली के पास 8.4%, ब्लैक रॉक के पास 6.5%, और सऊदी अरब के प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के पास ट्विटर में 5.2% की हिस्सेदारी थी। यानी अभी आप यह देख सकते हैं कि ट्विटर में किस किस की बड़ी हिस्सेदारी थी, कौन सबसे बड़े 5 शेयर होल्डर्स थे। लेकिन क्योंकि एलॉन मस्क ट्विटर के इकलौते मालिक बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस कंपनी को एक शानदार ऑफर दिया, जिसके तहत वो ट्विटर को 44 बिलियन US डॉलर्स यानी आज के हिसाब से 3,62,000 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो गए। और बाद में जब ऐसा लग रहा था कि यह डील फाइनल होने ही वाली है, तभी जुलाई में एलॉन मस्क ने अपना मन बदल लिया और कहा कि वो अब ट्विटर को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि कंपनी ने फेक बॉट अकाउंट्स को लेकर उनसे कई महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाया है। हालांकि इसके बाद ट्विटर ने एलॉन मस्क पर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया और यह मामला अमेरिका की अदालत में चला गया। बड़ी बात यह है कि अदालत ने एलॉन मस्क को 28 अक्टूबर यानी आज की डेडलाइन दी थी और कहा था कि अगर वो इस तारीख तक ट्विटर को खरीदने की प्रक्रिया पूरी नहीं करते तो उन्हें अदालत में कानूनी मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। और एलॉन मस्क ने ना करते हुए आज ट्विटर को खरीद ही लिया, और यह डील इतनी ही कीमत में हुई जो अप्रैल में तय हुई थी। यानी एलॉन मस्क को यह पूरी कंपनी 3,62,000 करोड़ रुपए में पड़ी है और अब वो इस कंपनी के इकलौते मालिक बन गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया से पहले उन्होंने ट्विटर पर अपना एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो बाथरूम में इस्तेमाल होने वाला एक सिंक, आपने भी देखा होगा एक सिंक होता है, जो सिंक लेकर ट्विटर के हेडक्वार्टर में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं, जो कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में है। वहां पर वो गए, उन्होंने ट्विटर के काफी कर्मचारियों से बातचीत की, अपनी तस्वीरें शेयर की और इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, लेट दैट सिंक इन। और उस समय तो एलॉन मस्क का ये ट्वीट किसी को शायद ज्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने हाथ में भी एक सिंक पकड़ा हुआ था और अंग्रेजी में कहते हैं लेट दैट फीलिंग सिंक इन। हो सकता है उनका मतलब वो रहा हो। लेकिन आज जब उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर करते हुए ही जो पहला काम किया वो ये कि उन्होंने ट्विटर के सीईओ समेत 3 बड़े अधिकारियों को पहले दिन ही नौकरी से निकाल दिया। और अब लोग कह रहे हैं कि उस दिन जब एलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया था तो शायद वो ये बताना चाहते थे कि अब इस कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों के डूबने के, सिंक में डूबने के दिन आ गए हैं। ट्विटर से आज 3 बड़े लोगों को नौकरी से निकाला गया है और इनमें पहले हैं भारतीय मूल के पराग अग्रवाल, जो इस कंपनी के सीईओ थे। IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाले 38 वर्ष के पराग अग्रवाल 2011 से ट्विटर में काम कर रहे थे और उन्हें पिछले साल नवंबर के महीने में ही ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने सीईओ पद के लिए चुना था, यानी उन्हें सीईओ बना दिया था। और उस समय हमारे देश में भी बड़ी चर्चा हुई थी पराग अग्रवाल की और हमारे देश के जो लोग थे बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं जब भी दुनिया की किसी बड़ी कंपनी में कोई भारतीय सीईओ बनता है या उसका प्रमुख बनता है तो हर भारतीय को बड़ी खुशी होती है और हम अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। और जब पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ बनाया गया तब भी भारत में लोग बड़े खुश हुए थे, भारत के लोगों ने बड़ी तालियां बजाई थी।
लेकिन आज जब उन्हें इस पद से हटाया गया है तो हमारे देश में इस खबर का उस तरह से जिक्र नहीं हो रहा जैसा उस दिन हुआ था जब उन्हें नियुक्त किया गया था। तो जो लोग तालियां बजा रहे थे और जो कह रहे थे कि पराग अग्रवाल भारतीय हैं, भारत के लिए बहुत कुछ करेंगे, आज वो चुपचाप शांत बैठे हैं और पराग अग्रवाल की नौकरी जाते हुए देख रहे हैं। ट्विटर की कुछ नीतियों को लेकर इलॉन मस्क पराग अग्रवाल से सहमत नहीं थे और उनके आपस में शुरू से ही झगड़ा चल रहा था और वो ट्विटर का नियंत्रण पुराने लोगों से पूरी तरह अपने हाथ में लेना चाहते थे। इसलिए इलॉन मस्क ने पहले ही दिन पराग अग्रवाल को कंपनी से निकाला और हमारे देश में अब इस पर आज काफी मीम भी बन रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भले ही व्यक्ति किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बन जाए, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कब नौकरी चली जाए इसका कोई भरोसा नहीं। वैसे एक और दिलचस्प बात है कि पराग अग्रवाल को सीईओ के पद से हटाने के बाद इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर बायो को भी बदल दिया है और इसमें अब उन्होंने लिखा है चीफ ट्वीट, ऐसा उन्होंने लिखा है, यानी ये उनकी एक तरह से नई डेजिग्नेशन है। इलॉन मस्क अपने फनी ट्वीट्स के लिए, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए बहुत जाने जाते हैं और अक्सर वो इस तरह के ट्वीट्स करते रहते हैं और आज भी उन्होंने यही किया है। पराग अग्रवाल के अलावा ट्विटर कंपनी की जो लीगल हेड है उनका नाम है विजया गडे, उन्हें भी इलॉन मस्क ने बाहर कर दिया है। 37 साल की विजया गडे भी 2011 से ही ट्विटर के लिए काम कर रही हैं, बड़ी पुरानी कर्मचारी हैं और कंपनी में उनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण था। असल में ट्विटर पर जो पोस्ट और बातें लिखी जाती हैं उस कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी की वो चीफ थी और कंपनी की जो सुरक्षा नीति की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी। और ऐसा कहा जाता है कि पिछले साल अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया था, तब यह फैसला इन्होंने ही लिया था। और बड़ी बात यह है कि इलॉन मस्क शुरुआत से ही ये कहते आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर ब्लॉक करना सही फैसला नहीं है, यह लोकतांत्रिक फैसला नहीं है और शायद इसी वजह से विजय गाडे की नौकरी पहले दिन ही चली गई। इसलिए आज विजय गाडे की नौकरी जाने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बड़े खुश हैं। उन्होंने अपना बयान भी दिया है जो हमने आपको आगे सुनाएंगे। इसके अलावा ऐसे भी आरोप लगते हैं कि ट्विटर ने भारत सरकार के खिलाफ अदालत में जाने का जो फैसला लिया था उस फैसले में भी इन्हीं की सहमति थी और भारत में जिस एक खास वर्ग के ब्लू टिक अकाउंट वाले लोगों पर देश के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने के आरोप लगते रहे हैं, जो कि हम कहते हैं जिन्हें सो कॉल्ड लिबरल्स, ऐसे लोगों से भी विजय गाडे की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छे संबंध थे। और सबसे बड़ी बात, विजय गाडे ट्विटर में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोगों में से एक थी। वर्ष 2021 में यानी पिछले साल उनकी सालाना कमाई 17 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी लगभग आज के हिसाब से 140 करोड़ रुपए थी। लेकिन यहां बात उनकी तनख्वाह की नहीं है। पॉइंट यह है कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का नेतृत्व अब तक भारतीय मूल के 2 लोग कर रहे थे। यह बात आपके लिए समझने की है। हम तालियां तो बहुत बजाते हैं जब इस तरह के लोग बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। 2 भारतीय ट्विटर पर शीर्ष स्थानों पर बैठे थे, जिसमें से एक है विजय गाडे और दूसरे हैं पराग अग्रवाल। लेकिन सोचिए इसका भारत को क्या फायदा हुआ, भारत के लोगों को क्या फायदा हुआ और भारत की जो छवि बननी चाहिए थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी जो अच्छी छवि बननी चाहिए थी, उसमें इन लोगों ने कोई योगदान नहीं दिया। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इन्होंने उसमें हमेशा अड़चन ही डालने की कोशिश की, बावजूद इसके कि ये भारतीय थे। हकीकत यह है कि जिस तरह इनके कार्यकाल में ट्विटर ने भारत सरकार के आदेशों को मानने से लगातार इनकार किया, उससे हमें बड़ा नुकसान हुआ है। और यानी इनके भारतीय मूल का होने से भारत को या किसी भी भारतीय को कोई लाभ नहीं हुआ। वैसे विजय गाडे के अलावा ट्विटर के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल को भी इलॉन मस्क ने नौकरी से निकाल दिया है। तो ये 3 लोग जो हैं, तीनों भारतीय आज चले गए। आज इलॉन मस्क ने अपने एक ट्वीट में यह भी लिखा कि ट्विटर की चिड़िया अब आजाद हो चुकी है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसा है। आज इस बात का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक होगा कि क्या अब ये जो नीली चिड़िया है ये आजाद हो गई है। असल में इस डील को लेकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां और उद्योगपति शुरू से ही बड़े हैरान थे, क्योंकि ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जो पिछले कई वर्षों से लगातार घाटे में है। 2011 से 2021 के बीच इन 10 वर्षों में ट्विटर सिर्फ 2 साल ही फायदे में रही, जबकि 9 साल इस कंपनी को जबरदस्त घाटा हुआ है।
वर्ष 2021 में इसे 1820 करोड़ और 2020 में 11,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। और ये घाटा हम भारतीय रुपयों में आज के हिसाब से आपको बता रहे हैं। और ये जानने के बाद आपके मन में ये सवाल भी जरूर आएगा कि जो कंपनी शुरुआत से इतने घाटे में है, उसे इलॉन मस्क जैसा समझदार उद्योगपति 3,62,000 करोड़ रुपए में क्यों खरीद रहा है। और आखिर ट्विटर में ऐसा क्या है कि इलॉन मस्क को यह घाटा नजर नहीं आ रहा। तो इसके पीछे क्या है, अब आपको यह समझने की आवश्यकता है। इलॉन मस्क ने एक चिट्ठी के जरिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। चिट्ठी मैं अपने साथ लाया हूं, आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा। इसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ट्विटर को पैसा कमाने के लिए नहीं खरीदा, बल्कि उन्होंने ये डील मानवता के लिए की है, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसी चिट्ठी में वो ये भी लिखते हैं कि वो ट्विटर को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां अलग अलग विचारधारा के लोग बिना हिंसा और नफरत के एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कर सके। उनकी कुछ लाइन है जो मैं आपको आज पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने एक लंबी सी चिट्ठी आज लिखी है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और वो कहते हैं, द रीजन आई एक्वायर्ड ट्विटर इज बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन टू हैव अ कॉमन डिजिटल टाउन स्क्वायर वेयर अ वाइड रेंज ऑफ बिलीफ्स कैन बी डिबेटेड इन अ हेल्दी मैनर विदाउट रिजॉर्टिंग टू वायलेंस। वो ऐसा लिख रहे हैं। और आगे जाके वो ये भी कह रहे हैं, आई डिडंट डू इट टू मेक मोर मनी, आई डिड इट टू ट्राई टू हेल्प ह्यूमैनिटी whom I love। तो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने पैसा कमाने के लिए ये सब नहीं किया है और वो मानवता की सेवा करना चाहते हैं। देखिए, इस दुनिया में बड़े से बड़ा व्यापारी, बड़े से बड़ा उद्योगपति जब कोई बिजनेस डिसीजन भी लेता है या अपने हिसाब से कोई बड़ा फैसला लेता है, तो वो ये नहीं कहता कभी भी कि ये मैंने मेरे लिए, मेरे फायदे के लिए लिया है। ज्यादातर लोग, चाहे वो बड़े बड़े नेता हों, उद्योगपति भी एक तरह से नेता ही बन जाते हैं जब वो सार्वजनिक रूप से अपने कोई बयान देते हैं। तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं अपने हर फैसले के पीछे कि वो ये मानवता के लिए कर रहे हैं। और इलॉन मस्क ने ये सब मानवता के लिए किया है और एक तरीके से इस चिट्ठी में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब उन्होंने हमारे लिए और आपके लिए किया है, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख सकें और आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उन्हें एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपने विचारों को दुनिया के साथ शेयर कर सके। इस चिट्ठी में इलॉन मस्क लिखते हैं कि वो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दुनिया में ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसके माध्यम से अभिव्यक्ति की आजादी ऐसे ही लगातार मिलती रहे और वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचार और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाते रहे। अब यहां पर भी एक बड़ा सवाल है, वो ये, क्या इस डील के पीछे सिर्फ मानवता है और सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? हमें ऐसा नहीं लगता। असल में इलॉन मस्क ने ट्विटर को घाटे में होने के बावजूद इसलिए खरीद लिया क्योंकि वो जानते हैं कि आज के इंटरनेट के युग में जो काम एक ट्वीट कर सकता है वो काम एक शक्तिशाली बॉम्ब भी नहीं कर सकता। यानी इलॉन मस्क ट्विटर की क्षमता को समझते हैं, उसकी ताकत को समझते हैं और वो जानते हैं कि अगर ट्विटर का नियंत्रण उनके हाथों में आ गया तो वो दुनिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, नेता और ब्लू टिक वाले लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। यानी वो ट्विटर की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ट्विटर दुनिया का एकमात्र ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के एक बड़े हिस्से की विचारधारा को प्रभावित करने की ताकत रखता है। दुनिया में ट्विटर के कुल यूजर्स की संख्या वैसे तो सिर्फ 33 करोड़ के आसपास है और यह अमेरिका की कुल आबादी के बराबर है। यानी आज अगर ट्विटर नाम का कोई देश होता तो इसकी आबादी अमेरिका के बराबर होती। फिलहाल अमेरिका में ट्विटर के सबसे ज्यादा 7.5 करोड़, जापान में 5 करोड़ 90 लाख, भारत में 2 करोड़ 36 लाख, ब्राजील में 1 करोड़ 90 लाख और इंडोनेशिया में ट्विटर के 1 करोड़ 80 लाख यूजर्स हैं। ये ट्विटर की जो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, ये हमने उनके बारे में आपको बताया है। भारत तीसरे नंबर पर है ट्विटर की मार्केट्स में। यानी फेसबुक से अगर हम तुलना करें तो ट्विटर एक बहुत ही छोटा प्लेटफॉर्म है यूजर्स की अगर हम बात करें तो, क्योंकि फेसबुक के दुनिया में 291 करोड़ यूजर्स हैं जो कि ट्विटर के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। लेकिन बड़ा पॉइंट यह है कि ट्विटर का प्रभाव उसके बिजनेस के साइज और यूजर्स की संख्या से कहीं ज्यादा बड़ा है और विस्तृत है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म लोगों को एक ऐसा मंच देता है जहां खबरें भी ब्रेक होती हैं, नैरेटिव्स भी गढ़े जाते हैं, यहां ट्विटर के जरिए चुनाव भी लड़े जाते हैं, एक दूसरे की छवि बनाई जाती है, एक दूसरे की छवि बिगाड़ी जाती है।
बड़े बड़े नेता अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं और फिर उन बड़े बड़े नेताओं की पोल भी इसी ट्विटर पर खोली जाती है। और यही बात ट्विटर को एक बहुत ही शक्तिशाली टूल यानी हथियार के रूप में स्थापित करती है। और अब यह हथियार इलॉन मस्क का है। आज आप क्या सोचते हैं? आपकी पसंद नापसंद क्या है? आपके राजनीतिक विचार क्या हैं? आपकी विचारधारा क्या है? अपने देश और अपनी सरकार को लेकर सोच क्या है? अलग अलग मुद्दों को लेकर आपकी क्या धारणाएं हैं? इसका सारा डेटा आज इन तमाम सोशल मीडिया कंपनियों के पास है। और किसी भी कंपनी के पास आपका यह सारा डेटा होने का मतलब है कि वो आपके तमाम फैसलों को बहुत आसानी से प्रभावित कर सकती है। और इस मामले में भी ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। आज ट्विटर को खरीदने से इलॉन मस्क के पास दुनिया के करोड़ों लोगों का डेटा उपलब्ध हो गया है, जिनमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग हैं, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स हैं। यानी आज अगर इलॉन मस्क चाहें तो वो किसी भी देश की सरकार और वहां के समाज पर अपनी नीतियों के हिसाब से असर डाल सकते हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि वो ऐसा करेंगे ही, ये कहने का तो अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनके पास अब ये ताकत जरूर आ गई है। वैसे ट्विटर की सॉफ्ट पावर का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आज दुनिया के जो 1000 सबसे प्रभावशाली लोग हैं, उनमें से 900 से ज्यादा, 1000 में 900 से ज्यादा जो शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग हैं वो ट्विटर पर हैं। और सबसे अहम, आज ट्विटर पर दिन भर कोई ना कोई मुद्दा या खबर ट्रेंड करता रहता है। आप भी देखते होंगे जब ट्विटर पर जाते होंगे कि देखते हैं आज क्या ट्रेंड कर रहा है। और इन्हीं ट्रेंड्स में कई बार फेक नैरेटिव्स भी होते हैं, जिनकी पहचान करना आम जनता के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ट्विटर के एक पूर्व कर्मचारी ने एक बार कहा था कि यह प्लेटफॉर्म विचारों को नहीं बल्कि नैरेटिव को गढ़ने का काम करता है। और ये नैरेटिव कई बार इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनकी मदद से बड़ी सरकारें भी दबाव में आ जाती हैं और इस पर कई अंतर्राष्ट्रीय विवाद अक्सर खड़े हो जाते हैं। ट्विटर की ताकत को आप एक और उदाहरण से आज समझ सकते हैं। कुछ महीनों पहले इलॉन मस्क ने भारत सरकार से यह अपील की थी कि वो टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भारत में लॉन्च करने में मदद करें। और इसके लिए विदेशों में बनने वाली गाड़ियों पर जो 100% इंपोर्ट ड्यूटी भारत में लगाई जाती है, उस इंपोर्ट ड्यूटी को भारत सरकार उनके लिए माफ कर दे, उनके लिए ये डिस्काउंट दे दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर इलॉन मस्क वाकई में भारत के लोगों को अपनी गाड़ियां बेचना चाहते हैं तो उन्हें अपनी गाड़ियों का निर्माण चीन या किसी और देश में नहीं बल्कि भारत में आकर करना होगा। यानी सिंपल भाषा में आपको बताएं तो भारत सरकार ने कहा कि आप अपनी टेस्ला गाड़ियों की फैक्ट्री भारत में लगाइए। जब आप भारत में निर्माण करेंगे गाड़ियों का, तब आपको टैक्स से छूट मिलेगी। लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप गाड़ियों का निर्माण करें चीन में और भारत सरकार से उन पर टैक्स की छूट मांगे, यह नहीं होगा। लेकिन इलॉन मस्क इसके लिए तैयार नहीं हुए। यानी भारत में वो अपनी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते और उन्हें टैक्स में रियायत पूरी चाहिए और वो इंपोर्ट ड्यूटी में छूट की लगातार मांग पर अड़े रहे। हैरानी की बात यह है कि भारत सरकार जब नहीं झुकी तो इलॉन मस्क ने इसी ट्विटर पर यह लिखा कि वो तो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स भारत में बेचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से भारत में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ट्विटर के जरिए अपना एक ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि वो तो आना चाहते हैं भारत में, लेकिन भारत में बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए चुनौतियां बहुत हैं, उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। यानी उन्होंने भारत के लोगों तक पहुंचने के लिए इसी ट्विटर का सहारा लिया था। लेकिन सोचिए, अब जब ये पूरा प्लेटफॉर्म ही उनके हाथों में चला गया और भविष्य में अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम कराने के लिए इस पर कोई हैशटैग अगर ट्रेंड कराए जाते हैं और इस पर कोई आंदोलन चलाकर यह कहा जाता है कि भारत के लोग असल में इंपोर्ट ड्यूटी के खिलाफ हैं, तो सोचिए तब क्या होगा। कल्पना कीजिए कि भारत में एक खबर ट्रेंड करने लगे और वो ये है कि भारत के लोग टेस्ला खरीदना चाहते हैं और लगातार भारत के तमाम विपक्षी नेता मांग करने लगे कि इलॉन मस्क को तो यहीं अपनी गाड़ी बेचने की इजाजत मिलनी चाहिए और ये खबर ट्रेंड करने लगे और इस पर भारत सरकार को दबाव में डालने की कोशिश की जाए तो क्या होगा। यानी ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके पास तमाम वो शक्तियां हैं जो लोकतांत्रिक सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को भी हिला सकती हैं।
और हमारे देश में तो राजनीति भी ऐसे होती है जिसमें देश से ज्यादा निजी हितों को देखा जाता है। जैसे इसी मामले में जब भारत सरकार कमजोर नहीं पड़ी तो हमारे ही देश में तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने इलॉन मस्क को अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित कर दिया और इन राज्यों की सरकारें तब मोदी के विरोध करने के चक्कर में देश के खिलाफ चली गईं और उन्हें लगा कि अगर मोदी इलॉन मस्क को एंट्री नहीं दे रहे हैं यानी मोदी का दुश्मन हमारा दोस्त। हालांकि इस सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि इलॉन मस्क खुद ये मानते हैं कि ट्विटर को अपनी कार्यशैली बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे पहले ट्विटर कई मौकों पर भारत सरकार के आदेशों को मानने से इनकार कर चुका है और उसने खुद को अभिव्यक्ति की आजादी का चैंपियन बताते हुए भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में बाकायदा मुकदमा भी किया था। आपको याद होगा उस समय भारत सरकार फेक न्यूज फैलाने वाले और देश के खिलाफ कट्टरपंथी साजिश रचने वाले लोगों के ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करवाना चाहती थी। भारत सरकार ने एक लिस्ट भेजी ट्विटर को और कहा कि ये जो लोग हैं ये देश विरोधी बातें कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं, ये एंटी नेशनल है, इनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन ट्विटर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और ट्विटर जो है वो इस मामले को ये कहते हुए अदालत में ले गई कि भारत सरकार फ्री स्पीच के खिलाफ है और वो लोगों की आवाज को दबाना चाहती है। बड़ी बात यह है तब ट्विटर ने इस केस के बारे में इलॉन मस्क को भी कोई जानकारी नहीं दी थी और इसके बाद अमेरिका की एक अदालत में इलॉन मस्क ने इस मुद्दे पर बड़ी गंभीर बात कही थी। उन्होंने अमेरिका की अदालत को क्या बताया था वो दस्तावेज आज हमने निकाला है और मैं आपको आज वो पढ़कर बताना चाहता हूं। इलॉन मस्क ने अदालत को बताया, वहां पर उन्होंने कहा इन 2021 India's Information Technology Ministry imposed certain rules allowing the government to probe social media posts, demand identifying information, and prosecute companies that refuse to comply. While Musk is a proponent of free speech, he believes that moderation on Twitter should now close to the laws of countries in which Twitter operates. तो उनकी तरफ से अदालत को यह बताया गया कि वो ये नहीं चाहते कि ट्विटर भारत सरकार से जो है इस मामले में टकराव की स्थिति में आए और उन्होंने ये भी कहा था तब कि भारत जो है वो ट्विटर के लिए इतना बड़ा मार्केट है और ट्विटर कंपनी इतनी बड़ी मार्केट में वहां की सरकार के खिलाफ स्टैंड कैसे ले सकती है और उनका यह मानना है कि ट्विटर जिस भी देश में है वहां उसे उस देश के कानून मानने चाहिए, उस देश का संविधान मानना चाहिए। तो उस हिसाब से अभी जो ऐसा लगता है कि ट्विटर भारत सरकार के खिलाफ एक स्टैंड लेता आया है उसमें बदलाव आएगा और इलॉन मस्क जो है उनकी जो राय है वो काफी अलग है। एक लेटेस्ट अपडेट आपके लिए यह भी है कि भारत सरकार ने अपने एक नए आदेश में यह कहा है कि ट्विटर जैसी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत में व्यापार करना चाहती हैं उन्हें हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था और यहां के कानून मानने ही पड़ेंगे और इन कंपनियों के लिए कुछ नई गाइडलाइंस अब जारी की गई है। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में इस खबर को लेकर भी कैसे राजनीति हो रही है। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इलॉन मस्क को बधाई देते हुए एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि अब ट्विटर हेट स्पीच के मामले में तुरंत कार्रवाई करेगा, तथ्यों की जांच सही तरीके से करेगा और भारत सरकार के दबाव में आकर विपक्ष की आवाज नहीं दबाएगा। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स का एक ग्राफ शेयर किया जिसके जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनके ट्विटर अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हुई और उनके फॉलोअर्स की संख्या एक समय ऐसा था जब या तो घटने लगी थी या फिर स्थिर हो गई थी। बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जो उन्होंने एक ग्राफ दिखाया। देखिए ये ग्राफ है जो राहुल गांधी ने लगाया है जिसमें वो बीच में अगर आप टेबल देखेंगे तो ये बीच का दौर वो है जिसमें वो कहते हैं कि उनके फॉलोअर्स को ट्विटर जानबूझकर दबा रहा था, फॉलोअर्स बढ़ने नहीं दे रहा था और उसके बाद जो तीसरा फेज आया है उसमें देखिए कैसे अचानक राहुल गांधी के फॉलोअर्स बढ़ने लगे। सोचिए इस ट्वीट के बाद आज इलॉन मस्क को भी यह समझ में आ गया होगा कि भारत की राजनीति कैसी है और हमारे देश के नेता कैसे भारत की ही लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। तो विडंबना यह है कि फिर भी इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी को खतरे में बताया जाता है। आज हम राहुल गांधी से कहना चाहेंगे कि उन्हें अपने ट्विटर फॉलोअर्स से ज्यादा कांग्रेस के फॉलोअर्स की चिंता उन्हें करनी चाहिए। आजकल वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और लगातार वो ट्वीट करते रहते हैं कि कितनी भीड़ उनके इस
यात्रा में आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। इस सब के बीच आज हम आपको इलॉन मस्क के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि इलॉन मस्क दुनिया के शायद पहले ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने सपनों को एक प्रोडक्ट बनाकर बेचा और उन्हें इसमें हमेशा कामयाबी मिली। तो जो मैनेजमेंट के जो छात्र हैं उन्हें आज ये बात ध्यान से सुननी चाहिए। इलॉन मस्क दुनिया के करोड़ों लोगों को यह यकीन दिलाने में सफल रहे कि वो जो सपने देख रहे हैं उन सपनों में वास्तविकता भी है और वो सच भी हो सकते हैं। और दुनिया इलॉन मस्क को एक उद्योगपति कहती है, लेकिन आज हम उन्हें एक क्रांतिकारी उद्योगपति कहना चाहेंगे, क्योंकि एक क्रांतिकारी ही ऐसा व्यक्ति होता है जो बदलाव लाने के बारे में सोचता है और बदलाव लेकर आता भी है, जैसा कि इलॉन मस्क ने किया। वर्ष 2000 के बाद जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बनाने पर निवेश कर रही थी, वो सोच रही थी कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां ही भविष्य है और लोगों का ध्यान भी ऐसी गाड़ियों पर ही था, तब इलॉन मस्क ने दुनिया को यह बताया कि आने वाला जमाना पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होगा। और उनकी बात आज आपको समझ में आ रही है। वर्ष 2004 में, सोचिए आज 2022 में हम बात कर रहे हैं, 2004 की मैं आपको बात बता रहा हूं, तभी उन्होंने टेस्ला मोटर्स में आज के हिसाब से 54 करोड़ रुपए निवेश किए और तब वो इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। और बाद में यही निवेश ऑटो सेक्टर में एक नई क्रांति को लेकर आया, जिसे आज आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम से जानते हैं। इलॉन मस्क ने इसके बाद सस्ती इलेक्ट्रिक कारें बनाने पर काम किया, जिसे दुनिया तब असंभव मानती थी, लेकिन इलॉन मस्क इसमें कामयाब हुए। और बड़ी बात यह है कि उन्हें यह कामयाबी टेस्ला की अपनी बनाई कोई गाड़ी लॉन्च किए बिना ही मिल गई, क्योंकि इलॉन मस्क सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सपना एक प्रोडक्ट बनाकर लोगों को पहले ही बेच चुके थे। जिस जमाने में अंतरिक्ष क्षेत्र को, स्पेस को बड़े बड़े देशों की सरकारों और वहां की अंतरिक्ष एजेंसियों तक सीमित माना जाता था, उस जमाने में इलॉन मस्क ने दुनिया को यह सपना दिखाया कि स्पेस में भी प्राइवेटाइजेशन मुमकिन है, स्पेस में भी आम जनता जा सकती है, आप स्पेस में जाकर पिकनिक मना सकते हैं, शादी कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब एक प्राइवेट कंपनी अपना रॉकेट अंतरिक्ष में भेजेगी और अंतरिक्ष में लोग सैर करने के लिए, वेकेशन के लिए भी उस रॉकेट में बैठकर जा सकेंगे। यह सपना इलॉन मस्क ने सबसे पहले दुनिया को दिखाया और फिर इस सपने को बेचा। इलॉन मस्क के इस सपने ने भी एक प्रोडक्ट की तरह काम किया और वर्ष 2002 में, यानी आज से 20 साल पहले, उन्होंने स्पेसएक्स नाम की कंपनी बनाई। बड़ी बात यह है कि उनका पहला रॉकेट फेल हो गया। इसके बाद कई और प्रयासों में भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि वो फेल हो गए, वो असफल हो गए और उनका दिल टूट जाता है, उन्हें इलॉन मस्क से सीखना चाहिए, क्योंकि जितनी असफलता इलॉन मस्क ने देखी है शायद किसी ने नहीं देखी होगी। इलॉन मस्क ने संघर्ष नहीं छोड़ा और सितंबर 2008 में फैल्कन 1 नाम के एक रॉकेट ने एक उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया और इस तरह पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट मिशन में सफल हुई। और आज इलॉन मस्क की कंपनी ऐसे 1900 रॉकेट्स लॉन्च कर चुकी है। इसके अलावा उन्होंने अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी समस्याओं को जड़ से पकड़ा। उन्होंने ये देखा कि जिन रॉकेट्स के जरिए सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, उन्हें बनाने पर करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने के बाद ये रॉकेट किसी काम के नहीं रहते, ये इन्हें नष्ट कर देना होता है। इसलिए उन्होंने ऐसे रॉकेट्स बनाने पर काम शुरू किया जो सामान्य रॉकेट से कई गुना सस्ते हों और जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके, यानी रीयूजेबल रॉकेट्स। इससे पहले दुनिया के बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे, स्पेस साइंटिस्ट जो हुआ करते थे, चाहे वो नासा के साइंटिस्ट हों, चाहे वो रशिया के स्पेस साइंटिस्ट हों, वो सब ये सोचते थे कि रॉकेट को रीयूज नहीं किया जा सकता, उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन इलॉन मस्क ने इसे भी बदल दिया और इसमें भी इलॉन मस्क को कई असफलताओं के बाद अब जाकर कहीं कामयाबी मिली है। और इन तस्वीरों में आप एक ऐसे ही रीयूजेबल रॉकेट को देख रहे हैं। 2, 1, 0. Ignition and liftoff. This is cold nitrogen gas, which helps with attitude control. Stage 1, London leg deployed.
That was as smooth as I'd seen it. We had phenomenal shots all the way through the landing burn. You heard the sonic booms. इसके अलावा आपने खुद भी वो तस्वीरें देखी होंगी, हमारे पास भी ऐसी अनगिनत तस्वीरें हैं जिसमें इलॉन मस्क जब कोई रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं तो वो असफल हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है, वो बीच में ही क्रैश हो रहा है। ऐसी बहुत सारी असफलताएं इलॉन मस्क को मिली हैं, लेकिन इन तमाम असफलताओं के बाद वो लगातार पैसा कमाते चले गए, लगातार अमीर बनते चले गए, लगातार एक के बाद एक नया सपना लोगों को दिखाते चले गए और उस सपने को बेचते चले गए। इलॉन मस्क ट्विटर के जरिए भी ऐसे ही क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं और अब उन्होंने फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी को अपना एक नया प्रोडक्ट बना दिया है। और आप हैरान मत होइएगा कि कुछ दिनों के बाद हो सकता है इलॉन मस्क आपको फ्री स्पीच भी पैसा लेकर बेचने लगे और आप कहेंगे कि आज हमने इतने ग्राम या इतने किलोग्राम फ्री स्पीच खरीद लिया, इतने मिनट का फ्री स्पीच हमने खरीद लिया। इस सब के बीच अमेरिका का मीडिया यह कह रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ट्विटर ने जो आजीवन प्रतिबंध लगाया था अब उसे हटाया जा सकता है और इस बात के संकेत खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्रूथ सोशल, उस पर लिखा है कि उन्हें बड़ी खुशी हो रही है कि अब ट्विटर सुरक्षित हाथों में चला गया है। उन्होंने लिखा कि अब ट्विटर को ऐसे लोग नहीं चलाएंगे जो कट्टरपंथी वामपंथी विचारधारा से प्रेरित थे और अमेरिका से नफरत करते थे। तो आने वाला जो समय है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। पूरी दुनिया की नजर इलॉन मस्क पर रहेगी कि इलॉन मस्क अब क्या अपने व्यावसायिक हितों के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करेंगे या फिर ट्विटर को वाकई एक आजाद चिड़िया की तरह आसमान में उड़ने देंगे। सारी दुनिया ये देखेगी और आने वाले कुछ समय में आपको ये पता चल जाएगा कि इलॉन मस्क के इरादे क्या हैं। अब हम जिस खबर की बात कर रहे हैं वो देश की करोड़ों महिलाओं के स्वाभिमान से जुड़ी खबर है। कई महिलाओं को तो ये भी लग सकता है कि शायद आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा श्रीदेवी की कुछ वर्ष पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था इंग्लिश विंग्लिश। इसमें फिल्म की हीरोइन श्रीदेवी थी, वो एक गृहिणी थी और दिन भर घर का कामकाज करती थी, बच्चों को संभालती थी, पति की सभी जरूरतों का ध्यान रखती थी, खाना बनाती थी, परिवार को संभालती थी। और जब वो पति और बच्चों को बिना बताए अंग्रेजी सीखने लगती हैं तब सभी को हैरानी होती है। सबसे पहले बच्चे और पति दोनों कहते हैं कि आपको अंग्रेजी सीखने की क्या जरूरत है, आपको अंग्रेजी से क्या करना है, घर में ही तो रहना है, खाना बनाना है, घर का ध्यान रखना है, एक गृहिणी को अंग्रेजी सीखने से क्या मिलेगा। लेकिन वो अंग्रेजी सीख लेती हैं और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगती हैं, जिसकी वजह से वो अपने सम्मान को वापस लेना चाहती हैं, अपने स्वाभिमान को वापस लाना चाहती हैं। और तब उनके परिवार के जो लोग थे वो बड़े हैरान हुए थे और उनके पति के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी जैसी स्थिति पैदा हो गई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला और उनकी पत्नी ने इतनी शानदार फर्राटेदार अंग्रेजी सीख लिया था, अंग्रेजी बोलना सीख लिया था। कई महिलाएं ऐसा ही मानती हैं। जब घर में गाड़ी खरीदी जाती है, कभी परिवार नया घर खरीदता है, कोई महंगी चीज घर में खरीदी जाती है, कोई बड़ा फैसला करना होता है तो महिलाओं से कभी नहीं पूछा जाता। उनसे कहा जाता है कि आपको इसके बारे में क्या पता। जो बड़े बच्चे होते हैं या पति या जो पुरुष होते हैं वो ये बड़े फैसले ले लेते हैं। घर के किचन के लिए अगर कुछ खरीदना है, घर के पर्दे किस रंग के होने चाहिए, छोटी मोटी कोई चीज घर में आने वाली है, रसोई का कोई सामान आने वाला है, तब महिलाओं से राय ली जाती है। और महिलाएं भी घर के कामों में खुद को इसी तरह से झोंक देती हैं कि उन्हें अपनी चिंता रहती ही नहीं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उम्र का दूसरा पड़ाव आता है, तब महिलाओं को लगता है कि परिवार को उनकी जरूरत सिर्फ घरेलू कामों के लिए ही थी। कई बार महिलाएं अक्सर जब परेशान हो जाती हैं, गुस्से में होती हैं, तो अक्सर ये कहती भी हैं कि घर में उनकी जगह नौकरानी या काम वाली से ज्यादा नहीं है, उनके साथ वैसा ही सलूक होता है जैसा किसी नौकरानी के साथ होता है। और अब इसी सोच पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है महिलाओं के घरेलू कामकाज को लेकर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि विवाहित महिलाओं को घरेलू काम करने के लिए अगर कहा जाता है तो इसे क्रूरता नहीं माना जा सकता। यानी अगर आप किसी महिला से, शादीशुदा महिला से कहते हैं कि उसे घर का काम करना ही पड़ेगा तो यह क्रूरता नहीं है, यह उसका कर्तव्य है। कोर्ट का यह फैसला एक महिला की शिकायत पर आया है। इस महिला ने अपने पति और उसके माता पिता पर घरेलू हिंसा और क्रूरता के तहत मामला दर्ज करवाया था, यह कहते हुए कि मुझ पर यह जो है क्रूरता हो रही है, और हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। इस महिला का आरोप था कि शादी के बाद 1 महीने तक तो उसके साथ उसके परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने अच्छा व्यवहार किया,
लेकिन इसके बाद उसके साथ एक नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाने लगा और उससे घर का सारा काम कराया जाने लगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, अगर शादी के बाद महिला से घर का काम करने को कहा जाता है तो इसकी तुलना नौकरानी के काम से नहीं की जा सकती। महिला घरेलू काम नहीं करना चाहती हैं तो यह बात उन्हें शादी से पहले बतानी चाहिए, ताकि जो उनके ससुराल वाले लोग हैं वो पहले से इस बात को जान लें या फिर किसी और से शादी करें। खास बात यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर महिलाओं में एक राय नहीं है। कुछ महिलाएं कोर्ट के फैसले को सही मानती हैं, वहीं कुछ महिलाएं इस फैसले को महिलाओं के खिलाफ बता रही है। तो हमने महिलाओं से भी आज इसके बारे में बात की है, आप भी सुनिए। तो घर का काम करने में कोई क्रुएल्टी नहीं है, लेकिन यही है कि सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा। एक किसी के ऊपर आप इतना बोझ ना डाल दें कि वो बेचारा उस बोझ के तले ही दब जाए। बहुत ही अच्छा ऑर्डर है और इस ऑर्डर से फायदा यह होगा कि जो पुलिस बिना कारण के बिना वजह 498A की FIR लिखती थी मेंटल क्रुएल्टी की, ये कह के कि टॉर्चर हुआ है, बिना एविडेंस के, बिना कोई सबूत के उस पर रोक लग जाएगी। ग्रामीण कितनी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बीमार होती हैं, कई तरीके के रोगों से ग्रसित होती हैं, बावजूद इसके घरेलू काम उन्हें ही करना पड़ता है, उनसे ही करवाया जाता है। क्या यह क्रूरता नहीं? सवाल यह भी है कि आखिर क्यों हमारे देश में महिलाओं को अपने ही घर का काम करते हुए ऐसा लगने लगता है कि उनसे किसी नौकरानी की तरह काम लिया जा रहा है। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह हमारे समाज का पुरुष प्रधान होना। हमारे समाज में आम धारणा यही है कि पुरुष बाहर का कामकाज करेगा, महिलाएं घर का काम करेंगी, क्योंकि सदियों से ऐसा ही होता रहा है और हम इस व्यवस्था के साथ जीना सीख चुके हैं। आज जब महिलाएं पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में बराबरी से काम कर रही हैं, ऐसे समय में भी उन्हें बाहर काम करने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन घर के कामों में महिलाओं का हाथ बटाना हम आज भी नहीं सीख पाए। इसलिए ज्यादातर कामकाजी महिलाएं, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर काम क्यों ना करती हूं, कितना भी पैसा क्यों ना कमाती हूं, उन्हें डबल काम करना पड़ता है। वो अपने दफ्तर में भी काम करती हैं, उतना ही काम करती हैं जिनका उनके जितना काम उनके पति करते हैं दफ्तर में, और वापस आने के बाद वही महिला अपने घर का भी काम करती है, पूरे परिवार का भी ध्यान रखती है, खाना पीना भी बनाती है। दूसरा, भारत में आज भी गृहिणियां यानी हाउसवाइफ्स की संख्या बहुत ज्यादा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक हमारे देश में सिर्फ 32% विवाहित महिला ऐसी हैं जो नौकरी करती हैं या कोई ना कोई काम करती हैं, सिर्फ 32%। और स्वाभाविक तौर पर जो महिलाएं घर में रहती हैं, सारे परिवार की जिम्मेदारी अपने आप ही उन पर आ जाती है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो घर का काम ही करेंगी। तीसरी वजह, समाज में आज भी एक बड़ा तबका महिलाओं की क्षमता को कम करके आंकता है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग नियम और मापदंड हैं और ऐसे में सभी महत्वपूर्ण काम पुरुष खुद करते हैं, जबकि घरेलू काम महिलाओं से कराए जाते हैं। महिलाओं के लिए इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि उनके घरेलू काम को उस तरह का सम्मान नहीं मिलता जैसा कि उसे मिलना चाहिए। सच यह है कि हर घर में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा काम करती हैं, जबकि घरेलू कामों में पुरुष बहुत ही कम हाथ बटाते हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक और एक और सर्वे किया गया था, उसके मुताबिक भारत में महिलाएं हर दिन घर के काम में करीब 5 घंटे लगाती हैं, वहीं पुरुष एक दिन में सिर्फ 1.5 घंटे के आसपास काम करते हैं और बहुत सारे पुरुष तो ये भी नहीं करते। इस सर्वे के मुताबिक महिलाएं परिवार का ख्याल रखने में रोज करीब 2.25 घंटे लगाती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में ही महिलाओं को घरेलू काम करने पड़ते हैं। दुनिया भर में महिलाएं घरेलू कामों में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा समय लगाती हैं। 2001 से 2018 के बीच 89 देशों में एक सर्वे हुआ, जिसके मुताबिक महिलाएं घरेलू कामों में हर रोज करीब 4 घंटे से ज्यादा वक्त देती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ 1.5 घंटे का समय देते हैं। खास बात यह है कि महिलाएं घरेलू कामों में जो मेहनत और वक्त लगाती हैं, इसके लिए ना तो उन्हें कोई वेतन मिलता है, ना ही उनके इस काम की कभी कोई दिल खोलकर प्रशंसा करता है, लेकिन उनके इस काम की कीमत बहुत ज्यादा है। ऑक्सफैम की एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी के मुताबिक वर्ष 2019 में दुनिया भर में महिलाओं के घर के काम की अगर कीमत लगाई जाए तो वो 710 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। ये दुनिया की बड़ी कंपनियों जैसे वॉलमार्ट, एप्पल और अमेजॉन के वार्षिक टर्नओवर से भी ज्यादा है। तो आज हम देश की तमाम महिलाओं को ये कहना चाहते हैं कि वो चाहें तो इस पर अपनी राय हमें भेज सकती हैं। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? और जो पुरुष हैं उनके परिवारों में, उनसे हम ये जरूर कहना चाहेंगे,
हम ये नहीं कह रहे कि महिलाएं काम नहीं करना चाहती, हम ये नहीं कह रहे कि महिलाएं अपने परिवार का ध्यान नहीं रखना चाहती, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि उन्हें अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। हर महिला ये काम करना चाहती है, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ, लेकिन अपने सम्मान के साथ। और बाकी के जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनके स्वाभिमान का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें इस बात को मानना चाहिए कि ये तमाम महिलाएं अपने परिवारों के लिए अपनी जिंदगी से समय निकालकर, अपनी जिंदगी का सुख काटकर अपने परिवार को दे रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे देश के लोगों ने इस बात को समझ लिया, चाहे अदालत ने जो भी कहा हो, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन अगर समझ लिया तो हमारे देश की जो करोड़ों गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनके स्वाभिमान को जो है एक नया बूस्ट मिलेगा, उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी इस बात की। अब हम बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति की, जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। स्वाभिमान की जब बात ही चल रही है तो टाइटल स्पॉन्सर लक्स कोजी इनरवेयर, चेहरे पे मुस्कान। आज हमने आपके लिए एक नया मुद्दा निकाला है। देश के एक्सप्रेसवेज पर, टोल प्लाजा पर अक्सर मारपीट की घटनाएं आप देखते रहते हैं, आपके पास वीडियोस आते रहते हैं और कई बार कानून बनाने वाले लोग ही ये नियम तोड़ते हैं और दादागिरी करते हैं और टोल पर काम करने वाले कर्मचारियों के स्वाभिमान को सरेआम कुचलते हैं। आज इस अभियान में सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज हजारीबाग की है, जहां एक टोल प्लाजा पर कांग्रेस पार्टी के विधायक उमाशंकर यादव एक कर्मचारी को थप्पड़ मार रहे हैं। इसे सत्ता का नशा कहिए या गरीब के स्वाभिमान को कुचलने की हर रोज की आदत, लेकिन तस्वीरें अपनी कहानी आज आपको खुद बयां कर रही हैं। और इस वीडियो के आने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सिर्फ ये कहा कि वो विधायक से बात करेंगे और पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आप तस्वीर पहले पूरी देख लीजिए। इस प्रोग्राम और कैंपेन की बदौलत मेरे में भी एक परिवर्तन आया है। जैसे हमारे घर या ऑफिस में स्विगी या जोमेटो से डिलीवरी आती है तो हम उन डिलीवरी बॉय को जरूर एक गिलास पानी का पूछते हैं, क्योंकि उनका स्वाभिमान ही हमारा मान है। आप कहीं भी देख लो, चाहे ऑफिस, अपने ऑफिस बॉय को देख लो, चाहे रेडी वाले को देख लो, या आपके घर में जो मेड आती है उनको देख लो, जिस प्रकार उनसे व्यवहार किया जाता है। मैं भी अपने आसपास देखता हूँ, अपने ऑफिस में देखता हूँ, तो मैं उन सबसे ये अपील करता हूँ और आपके आज तक के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, आपके शो के माध्यम, ब्लैक एंड व्हाइट के माध्यम से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि हम सबको उनके स्वाभिमान की रक्षा की एक कसम लेनी चाहिए, हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम सब उनके स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। मेरा स्वाभिमान उन अभिमानियों को एक टक्कर है। ये लहर बहुत ही फल फूल रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं सुधीर चौधरी जी और आज तक चैनल का। गरीबों को इससे सम्मान मिलेगा। मैं आपको एंड पूरे आज तक की टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं एंड आई होप कि ये मुहिम और ज्यादा स्ट्रांग बने एंड ये एक आंदोलन में कन्वर्ट हो जाए। पूरे ऑल ओवर इंडिया से इसमें लोग जुड़े एंड ये मुहिम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। सर, मैं इस अभियान में जुड़ा हूँ और हर किसी का मदद भी करता हूँ और हमेशा करते रहेंगे और इस अभियान में हम जुड़े ही रहेंगे। हर भारत का नागरिक एक सच्चा इंसान है, अमीर हो या गरीब, सबका अपना अपना स्वाभिमान है। तो आप भी अगर अपना संदेश कोई देना चाहते हैं, कोई खबर देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो ये नंबर हमेशा नोट करके रखिए 8657900895। बोलो जी, ये लोग कांप क्यों रहे हैं? इनको ठंड लग रही है, लेकिन हम क्यों नहीं कांप रहे? हमने लक्स स्कॉच वूल पहना है। बोलो जी, शाबाश। चाचू, आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? लक्स स्कॉच वूल दे, सर्दी में भी गर्मी का एहसास। लक्स स्कॉच वूल दे, सर्दी में भी गर्मी का एहसास। चाचू, अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों?
लक्स पार्कर। इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स पार्कर, गर्म भी पतला भी। हम आपकी कहानी पूरी दुनिया को सुनाएंगे और आपके स्वाभिमान के लिए आवाज उठाएंगे। आज तक पर जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे ना हो तो अपने रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, अपनी जड़ नहीं।